सो हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू यूआईएस। एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आज हम लोग डिस्कस करेंगे। रिपोर्ट जो है सिप्री की रिपोर्ट पब्लिश हुई है, सो दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस। और कई सारे टॉपिक्स हैं जो आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखो, एडिटोरियल के अंदर अगर एडिटोरियल की बात करें तो क्या क्या टॉपिक करने हैं। पहला तो ये फॉरेन इन्वेस्टीज़ क्या है, फिर डेटा गवर्नेंस के ऊपर है, फिर सऊदी अरेबिया और ईरान के बीच का जो एग्रीमेंट साइन हुआ है चाइना ने इसमें मध्यस्थता की है। फॉरेन इन्वेस्टीज़ है, डेटा गवर्नेंस है, सऊदी और ईरान के बीच में जो एग्रीमेंट है। तीन टॉपिक्स आपके हैं। साथ में इन न्यूज़ के अंदर एक आपका ये ऑस्कर 2 का मेला है, दो मूवीज़ है, बहुत बड़ी बात भी है। ठीक है, और फिर आपका सिपरी रिपोर्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये इन न्यूज़ के अंदर ये दो टॉपिक्स आपके आते हैं जो आज के पेपर के लिए हमें पढ़ना है। प्रीलिम्स का क्वेश्चन देख लो, आप कमेंट सेक्शन में आंसर इसका कर सकते हो। और साथ में प्रीलिम्स बूस्टर सीरीज ऑलरेडी अपलोडेड है, और आज से रात को 9 बजे 9 PM से जो प्रीलिम्स बूस्टर के टॉपिक्स हम लोग इंग्लिश में डिस्कस करते हैं, कंप्लीट इंग्लिश होता है, उसका हिंदी भी आ जाएगा। ठीक है, कंप्लीट हिंदी होगा, तो उसको आप जरूर से, अगर आप हिंदी माध्यम से हैं तो वो भी आपका कवर होगा। ठीक है, तो जैसे प्रीलिम्स बूस्टर आपका इंग्लिश में, कंप्लीट इंग्लिश में था, ऐसे हिंदी में भी स्टार्ट होगा। और प्रश्न का जो लेवल होगा वो थोड़ा हाई रहेगा, मतलब वो नहीं वन लाइनर टाइप, क्योंकि खास तौर से अगर आप कोई भी चैनल देखते हो ना, उसमें जो हिंदी माध्यम से प्रश्न कराए जाते हैं वन लाइनर टाइप होते हैं। वन लाइनर टाइप इधर उधर से कर लिया, या इन्फॉर्मेशन बेस्ड बहुत होते हैं, कंसेप्चुअल प्रश्न कम होते हैं, जो कि एग्जाम का रिक्वायरमेंट है। तो वो हिंदी का वीडियो भी आज आपका 9 बजे से स्टार्ट होगा, पहला वीडियो आएगा। ठीक है, तो उसमें भी आप लोग शेयर करें। आप हिंदी माध्यम से हैं तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं, आप इंग्लिश मीडियम से हैं आप इसको देख सकते हैं, जिसमें आप कंफर्टेबल हो। कंप्लीट हिंदी होगी, जो टिपिकल हिंदी, मतलब आप कह सकते हो जो शब्दावली होती है हिंदी की, वो उसमें पूरा होगा। तो ये पीएमएलए के बारे में, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के ऊपर है। एक्सचेंज बिटवीन वर्चुअल डिजिटल एसेट एंड फिएट करेंसी, सेफ कीपिंग और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ वर्चुअल एसेट और इंस्ट्रूमेंट एनेबलिंग कंट्रोल ओवर द वर्चुअल एसेट, डिजिटल एसेट, पार्टिसिपेशन in and provision of financial service related to issuers offer and sale of virtual digital asset। तो यहाँ पे करेक्ट आपको बताना है, टू ओनली, 1 and 3, 1, 2 and 3 एंड 2 and 3। कमेंट सेक्शन में आप अपने आंसर को बताओ कि आंसर इसका क्या है। तो ये सारे टॉपिक्स हैं। डेटा गवर्नेंस का टॉपिक है, फॉरेन इन्वेस्टीज का टॉपिक, सऊदी अरेबिया ईरान एग्रीमेंट, और मेंस का टॉपिक है इन न्यूज़ के अंदर सिपरी रिपोर्ट, ऑस्कर अवार्ड। मेंस का प्रश्न देख लो, जिसको आपको अपना आंसर सेंड करना है। व्हाट इंपैक्ट चेंजिंग वर्ल्ड ऑर्डर एंड चेंज इन जियो पॉलिटिक्स ऑफ वेस्ट एशिया विल हैव ऑन इंडिया। सोच के लिखना, बहुत सारे टॉपिक्स डिस्कस किए हैं उस बेसिस में, कल भी डिटेल में मैंने इस पर डिस्कशन किया था। तो सौरभ पांड्या अकेडमी टेलीग्राम चैनल पर आपको अपना आंसर को पोस्ट करना है, वहाँ पे अपना आंसर पोस्ट कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक। ये डिजिटल टेक्नोलॉजी के अंदर एक टॉपिक आता है, एंड दिस वी कैन कॉल इट एज डेटा गवर्नेंस। ये अच्छा टॉपिक आपका फ्रेम होता है। वी कॉल दिस एज डेटा गवर्नेंस। व्हाट बेसिकली इज डेटा गवर्नेंस, डेटा गवर्नेंस क्या है, और डेटा गवर्नेंस ये टॉपिक हम डिजिटल टेक्नोलॉजी के अंदर इंक्लूड कर सकते हैं। देखो, आज के समय में हर चीज़ डिजिटल टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से आगे बढ़ रही है। सिटीजन्स की बात करो तो ई सिटीजन्स हम हो रहे हैं, गवर्नमेंट की बात करो तो ई गवर्नमेंट आपका हो रहा है। हर चीज़ डिजिटल टेक्नोलॉजी, पेमेंट से लेके, हेल्थ सर्विस से लेके, एजुकेशन से लेके, हर चीज़ जो है डिजिटल टेक्नोलॉजी पर निर्भर करती है। और ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा जो है वो जनरेट होता है। अगर ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा जनरेट होता है और वो डेटा इवन हमारे जो बॉर्डर है उसके बियॉन्ड जा रहा है, मतलब सिटीजन्स का डेटा जनरेट हो रहा है, बट उस डेटा का इस्तेमाल लोग जो दूसरे देश में हैं वो भी कर रहे हैं अपने कमर्शियल पर्पस के लिए। तो यहाँ पे जो डेटा सोवेनिटी, इसी को हम डेटा सोवेनिटी कहते हैं, कि आपका कंट्रोल आपके डेटा पे रहे, तो उसके लिए जरूरी है एक प्रॉपर डेटा गवर्नेंस। साथ में कई सारी चीज़ें आपकी आती हैं कि किस तरीके से जो आपके देश में डेटा जनरेट हो रहा है उसको आप किस तरीके से गवर्न करते हो। तो इंडिया के पास देखो एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी भी बनती है कि देखो जो डेटा है या जो डिजिटल इकोनॉमी है, ये ऐसा नहीं कि एक बॉर्डर तक सीमित है। ऐसा नहीं है कि जो डेटा भारत में जनरेट हो रहा है वो सिर्फ भारत तक ही यूज़ हो। अभी कई सारी, क्योंकि हम ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में रहते हैं, तो यहाँ पे जो डेटा जनरेट होगा वो सिर्फ भारत तक ही नहीं, दूसरे देशों तक भी आपका जाएगा, और वो भी हमारे डेटा का इस्तेमाल करेंगे। जब वो डेटा का इस्तेमाल करेंगे तो उनको तो बेनिफिट है ही, हमारे जो यूथ है उनको भी कई प्रकार के एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। और एक विश्व का जो सप्लाई चेन, उसमें हमारी कंपनीज भी लिंक्ड है, इंटरलिंक्ड है। तो ऐसा नहीं कि हम अपना डेटा अपने पास ही रखें। तो हमें, क्योंकि डेटा की ज़रूरत है, भारत बहुत बड़ा मार्केट है और इस समय G20 के हम प्रेसिडेंट भी हैं, तो ऐसी स्थिति में हमें देखना है कि कैसे एक इंटरनेशनल कोऑपरेशन किया जा सकता है, कोलैबोरेशन किया जा सकता है,
कि हम आगे बढ़ें, जो आपका डेटा इंक्रीज हो रहा है वो तो है ही, जो ग्रोथ ऑफ डेटा उस पर फोकस करें, डिजिटल टेक्नोलॉजी है उस पर फोकस करें, बट कैसे उसको गवर्न कर सकते हैं, मतलब गवर्नेंस का मतलब हो गया कि आप उनको किस तरीके से रूल्स रेगुलेशन के बेसिस पे मैनेज कर सकते हो। तो ऑलरेडी जैसे इंडिया ने डेटा एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन आर्किटेक्चर इसका लॉन्च किया, शॉर्ट में इसको डेपा कहते हैं। तो ये याद रखना है डेपा, अभी ये सब स्टैटिक में आपको नहीं मिलेगा। तो डेपा की बात करें तो ये क्या है, जो डेटा एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन आर्किटेक्चर, जो डेटा जनरेट होता है उसके उसको कैसे प्रोटेक्ट करें, ये सब चीज़ें। सो यहाँ पे डेटा प्रोटेक्शन और प्राइवेसी जो सिटीजन्स की है, आप कह सकते हैं इसको इम्प्रूव करना, डेटा पे खास तौर से जो कि पर्सनल इंफॉर्मेशन है। जैसे डेटा भी दो तरीके के होते हैं, एक पर्सनल होता है, एक नॉन पर्सनल होता है। पर्सनल वो डेटा होता है जिससे आपके बारे में पता चल सके, ठीक है, आपका नाम, एज, कहाँ रहते हो। नॉन पर्सनल, मान लो आप कुछ खाते हो, कंजम्पशन से रिलेटेड है, तो वो नॉन पर्सनल हो गया, कंपनीज को जरूरत होती है। तो यहाँ पे ये जो डेपा है, डेपा के बेसिस पे आप कह सकते हो कि जो शेयरिंग है पर्सनल इंफॉर्मेशन का, उस पर जो थोड़ा सा सिटीजन्स का कंट्रोल है वही आपका इंक्रीज होगा। और प्राइवेसी जैसी चीज़ों को फोकस आपका किया जाएगा, क्योंकि जो इंडिविजुअल है वो इजीली मैनेज और कंट्रोल कर सकता है अपने डेटा कंसेंट को, मतलब कि ठीक है मुझे ये डेटा को शेयर करना है या डेटा को मुझे शेयर नहीं करना है, मेरी इस इन्फॉर्मेशन को शेयर नहीं करना है। और इस वजह से जब आपका पर्सनल डेटा कंट्रोल आपके हाथ में होता है, तो आप शेयर करना चाहते हो तो ठीक है, नहीं करना चाहते हो तब भी ठीक है। तो दिस विल इनहेंस ट्रस्ट ऑल्सो, और जो प्राइवेसी है उसको भी हमारे प्रोटेक्ट करेगा। देर इज ऑल्सो सर्टेन रिस्क। रिस्क देखो, रिस्क तो वही है, रिस्क तो ये है कि भाई रोड पे जा रहे हो, रोड तो बढ़िया है, अभी 120 की स्पीड में जा रहे हो, बढ़िया तरीके से जा रहे हो, अरे क्या पता रास्ते में गड्ढा हो, ये वाली बात आ जाती है, क्या पता रास्ते में कुछ और दिक्कत आ जाए। तो इसका मतलब ये नहीं रोड खराब है, बट हाँ वो जो भी दिक्कत है उसको दूर करना। यहाँ जैसे एक इशू फिर रेज हुआ कि सिक्योरिटी प्राइवेसी का इशू है, कि प्राइवेसी आप कैसे मेंटेन करोगे, डेटा कैसे प्रोटेक्ट करोगे, डेटा स्टोरेज रहेगा तो उसमें प्रोटेक्शन आप कैसे करोगे। इवन जैसे कंसेंट मैनेजमेंट टूल है, वो अगर प्रॉपरली मैनेज नहीं किया गया, उसका मिसयूज हो सकता है। मतलब ये तो इफ एंड बट वाली बात है, बट हाँ एक हमारे पास सिस्टम तो आए, पहले सिस्टम है तभी तो आगे बढ़ेंगे, फिर जब उस सिस्टम पे रन करेंगे तो चीज़ें देखेंगे, अच्छा ठीक है कहाँ कहाँ इंप्रूवमेंट हो रहा है, और उस बेसिस पे हम भी आगे बढ़ेंगे। अब जो डिजिटल टेक्नोलॉजी का यूज़ है वो देखो बहुत तेजी से बढ़ रहा है, हेल्थ सर्विस, हेल्थ, एजुकेशन, एग्रीकल्चर, हर लेवल पे ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा जनरेट होगा, मार्केट से रिलेटेड हर तरीके का डेटा जनरेट होगा। तो हमें क्या चाहिए, एक तो हमें जो डेटा जनरेट हो रहा है उसको सिक्योर रखना है, प्राइवेसी एस्पेक्ट मतलब पर्सनल जो इन्फॉर्मेशन है, पर्सनल डेटा है, उस पर जो इंडिविजुअल उसका होल्ड हो, उसका कंसेंट हो। और ये भी हमें देखना है कि इस पूरे डेटा मैनेजमेंट में हमें ह्यूमन रिसोर्स की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि अब जो डेटा प्रॉपर मैनेजमेंट होगा तो उसमें एक डेटा साइंस है, उसमें एक स्किल्ड वर्कफोर्स की जरूरत होती है कि किस तरीके से उस डेटा को मैनेज किया जाए। तो सिक्योरिटी, प्राइवेसी, इंफ्रास्ट्रक्चर और ह्यूमन रिसोर्स, ये सब चीज़ों की इस पूरे डेटा गवर्नेंस के अंदर हमें जरूरी है। दूसरा ये भी है कि जो ओनरशिप है, ये जो गवर्नेंस एस्पेक्ट है, जो डेटा जनरेट होता है उसको कैसे आप मैनेज करोगे। हेल्थ और एग्रीकल्चर, मान लो हेल्थ या किसी को कोई बीमारी है, अब उस बीमारी से रिलेटेड डेटा अगर मान लो हॉस्पिटल्स या कहीं पे जनरेट हो रहा है, अब उस डेटा को, क्योंकि दैट डेटा इज ऑल्सो लिंक्ड विद प्राइवेसी एस्पेक्ट, कि आपको क्या बीमारी है, क्या कैसा है, तो उस चीज़ से रिलेटेड अब उस डेटा अगर शेयर होने लग जाए तो फिर वो भी प्राइवेसी के खिलाफ है। तो ये भी चीज़ें मैनेज आपको जो है करना पड़ेगा। तो डेटा सोवेनिटी एक कंसेप्ट आता है। डेटा सोवेनिटी क्या है, जैसे जब हम नॉर्मली सोवेनिटी की बात करते हैं तो किसी भी देश की सोवेनिटी निर्भर करती है कि आपकी टेरिटरी पे आपका कंट्रोल हो और किसी भी एक्सटर्नल इंटरनल फोर्स के बेसिस पे आप कार्य ना करो, यही सोवेनिटी होती है। डेटा सोवेनिटी का मतलब आपके देश के अंदर जो डेटा जनरेट हो रहा है वही आप खुद कलेक्ट करो, स्टोर करो, और डेटा कौन यूज कर सकता है, नहीं कर सकता, वो आपके हाथ में हो। तो ये क्या है, ऑल्दो आज के समय में ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड है, कंपनीज को जो डेटा की जरूरत होती है, हमारी कंपनीज भी दूसरे कंपनीज के साथ जुड़ी हुई हैं। अब ऐसी स्थिति में अगर हमारी कंपनीज दूसरे कंपनी के साथ जुड़ी हुई हैं तो इट इज ऑल्सो वेरी मच रिक्वायर्ड, कि ऐसा नहीं कि हम सारा का सारा डेटा कि भाई कोई यूज ही नहीं कर सकता है, क्योंकि फिर डिजिटल इकोनॉमी जो हम चाहते हैं कि आगे बढ़े, क्योंकि वो हमारे ओवरऑल जो हम बड़ी इकोनॉमी बनना चाहते हैं, तो उसमें डिजिटल इकोनॉमी का एक बड़ा रोल होगा। सारा डेटा ही रख लेंगे तो फिर कैसे, जो आप कह सकते हैं डिजिटल इकोनॉमी में बड़ी बड़ी कंपनीज सेट हो रही हैं, नए नए स्टार्टअप्स आ रहे हैं, वो कैसे आएंगे, ये सब देखने की जरूरत है। तो ये इस पर भी फोकस करना है, डेटा सोवेरेनिटी पर। इंडिया डेटा मैनेजमेंट ऑफिस सेट किया है, और इसके तहत डेटा गवर्नेंस, डेटा शेयरिंग पर फोकस, किस तरीके से डेटा को शेयर किया जा सके, कैसे डेटा को मैनेज किया जा सके, इसके लिए संस्था का गठन किया है। अब देखो ये थोड़ा सा पॉइंट्स आपको कहीं मिलेंगे नहीं, ठीक है, तो ये पॉइंट्स आपको नोट करके रखना, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, और जो मेंस का प्रश्न इस साल ही आपको देखने को मिल जाएगा। तो आईडीएमओ की बात किया जाए तो यहाँ पे ये कोऑर्डिनेट करेगा इंडिया की जो डिजिटल स्ट्रेटजी, जो मतलब हम अपनी डिजिटल टेक्नोलॉजी के प्रति क्या नीति लेकर चल रहे हैं, डेटा को मैनेज करने के लिए किस प्रकार के रूल्स रेगुलेशन फ्रेमवर्क लेकर चल रहे हैं, और उन्हीं को ध्यान में रखते हुए हमारी जो वैल्यू सिस्टम है ना,
उस वैल्यू सिस्टम को एड ऑन करके हम चीज़ों को मैनेज करें, साथ में जो भी ये सब चीज़ें हैं उनको एक कोऑर्डिनेशन के तहत आपका मूव करें। तो इंडिया जो फोकस भी कर रहा है दैट इज ऑन ओपन सोर्स सॉल्यूशन। लाइक जो भी आपका आप कह सकते हैं कि जो भी आपका डेटा जनरेट होता है या फिर डिजिटल टेक्नोलॉजीज है उसमें हम ओपन सोर्स सॉल्यूशन की तरफ जा रहे हैं। देखो ओपन सोर्स सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, इसमें क्या है कि कई प्रकार के डिजिटल टेक्नोलॉजी सॉफ्टवेयर जो भी जैसे मान लो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होता है उसको आप इस्तेमाल कर सकते हो, उसमें खुद कुछ चेंजेस करके अपने लिए खुद से क्रिएट करके यूज कर सकते हो। एक होता है प्राइवेट, मतलब किसी चीज का अगर आपको यूज करना है तो पहले आपको हजारों लाखों रुपए पे करके उसका सब्सक्रिप्शन लो फिर ही आप यूज कर सकते हो। ओपन सोर्स का मतलब क्या हुआ, वो चीज आपको अवेलेबल है, आप उस पर चेंजेस करो और फिर अपने लिए आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो इस स्ट्रेटजी को हम यूज कर सकते हैं बट फॉर नॉन पर्सनल डेटा के लिए। पर्सनल डेटा के लिए आप ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि पर्सनल डेटा प्राइवेसी से लिंक्ड आपका जो है रहता है, लाइक सेंसिटिव पर्सनल इंफॉर्मेशन की बात करें तो वहां पे ये देखना है कि वहां पे हम ऐसा ओपन सोर्स सॉल्यूशन की तरफ मूव नहीं कर सकते। साथ में हमें देखना है कि किस प्रकार के, देखो जब भी हम डेटा का गवर्नेंस करते हैं ना, मतलब डेटा का मैनेजमेंट करते हैं, अब इसमें ऐसा ना हो कि कुछ एक पर्टिकुलर व्यू पॉइंट, मान लो एक व्यू पॉइंट है कि ये लोग ऐसे होते हैं, ठीक है, ये लोग इस तरीके के लोग ऐसा बिहेव करते हैं, इस प्रकार का डेटा जो है खूब सारा सर्कुलेट कर दे और इस प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड या किसी को एक्सक्लूड कर देना या इसका नेगेटिव इम्पैक्ट होना, ऐसे हार्मफुल चीज़ों को भी हमें दूर करना पड़ेगा। और इसके लिए फिर हमें क्या है लॉ की जरूरत पड़ेगी। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो डेटा हो वो अपने आप ऐसे ही फ्लो करे। बायसनेस जो डेटा की प्रति है उसको हटाना ये भी जरूरी है। एंड ये सब पॉइंट्स जो है हाईलाइट करना जरूरी आपका बन जाता है। सो इट इज इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया टू नेविगेट अ मिडिल वे बिटवीन अ रिस्ट्रिक्टिव डेटा सोवेरेंटी एंड लिमिटलेस डेटा फ्लो। मतलब हमें एक बीच का रास्ता, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम डेटा बिल्कुल भी शेयर ना करें, मतलब अगर वी आर सेइंग कि जो डेटा है वो डेटा हम बिल्कुल भी शेयर ना करें, ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब एक हम ये कह दें कि नहीं हम डेटा सोवेरेंटी की वजह से हम डेटा बिल्कुल भी शेयर ना करें, तो वो तो रिस्ट्रिक्टिव डेटा सोवेरेंटी होगा। और एक होता है लिमिटलेस, उसकी आप कुछ कंट्रोल ही नहीं कर रहे हो, जितना हो रहा है अपना मैक्सिमम कर रहे हो, तो लिमिटलेस डेटा फ्लो है। सो यू हैव अ लिमिटलेस, एक तरफ आपका लिमिटलेस डेटा फ्लो है और दूसरी तरफ आपका रिस्ट्रिक्टिव डेटा सोवेरेंटी है, रिस्ट्रिक्टिव डेटा सोवेरेंटी। तो आपको क्या करना है, दोनों के बीच का बैलेंस मेंटेन करना है। यू हैव टू मेंटेन अ बैलेंस बिटवीन द टू, मतलब एक मिडिल पाथ की तरफ जाना है। जैसे कि जो आपका डेटा गवर्नेंस का मॉडल है तो उसमें आप लोगों के पर्सनल डेटा का ध्यान रखो, फंडामेंटल राइट जो प्राइवेसी उसका भी ध्यान में रखो, आपके देश के अंदर बढ़िया तरीके का एक अच्छा डेटा प्रोटेक्शन लॉ होना चाहिए, जितने स्टेक होल्डर्स हैं उनके इंटरेस्ट को ध्यान में रखो, चाहे गवर्नमेंट, बिजनेस, सिटीजन, सब। तो ये एक मॉडल जो है हमें अपने डेटा गवर्नेंस का रखना चाहिए। तो ये थोड़ा सा ये लाइन याद रखना है कि हमारा जो डेटा प्रोटेक्शन का मॉडल है आखिर वो किस प्रकार का हो या किस तरीके से हमें अपने डेटा प्रोटेक्शन मॉडल को लेकर जाना चाहिए। अब इसके लिए क्या जरूरत है, हमें जो भी पॉलिसी है वो एक तरीके से क्लियर पॉलिसी हो, ठीक है, एकदम से क्लियर पॉलिसी हो। क्या जरूरत है, इन्वेस्टमेंट कैसा होना चाहिए, रेगुलेशन कैसा होना चाहिए, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट हम किस प्रकार से करेंगे, डेटा कहाँ स्टोर होगा, कौन कंट्रोल करेगा, कौन कलेक्ट करेगा, क्या क्या चीज़ है, ट्रांसपेरेंसी, हर एक एस्पेक्ट में जो डेटा गवर्नेंस जो ये सब चीज़ों से डील करेगा उस सारे एस्पेक्ट में आपके पास ट्रांसपेरेंट क्लियर पॉलिसी होना जरूरी है। दूसरा कहा गया कि इंडिया स्टैक। देखो इंडिया स्टैक मतलब जैसे मान लो गूगल पे, फोन पे, ये आपके क्या है एक प्रकार के सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि इस्तेमाल आपके किए जाते हैं डिजिटल इंक्लूजन के लिए। तो इन्हें हम स्टैक शब्द, इंडियन स्टैक, जैसे यूपीआई एग्जांपल क्या है, इंडियन स्टैक का है। अब इसमें भी हम जब इंडिया स्टैक को प्रमोट करें, मान लो G20 है, अब G20 में बड़े बड़े देश है, वो भी हैरान परेशान कि भारत में अगर कोई गोलगप्पे भी खाएगा ना तो वो भी अब 10 रुपए भी वो फोन पे से पे करता है। आप देखो आज के समय में लोग लगा के रखते हैं, इवन अगर कबूतर को दाना भी डालना है ना तो उसमें भी फोन पे लगा हुआ है। आप देखो कई जगहों पे ऐसे है, तो दूसरे देश वाले हैरान होते हैं इस चीज़ से। ये छोटी चीज़ नहीं है, हमें यह बहुत ही कॉमन सी लग रही, बट वो सोचते हैं क्योंकि वो लोग अपने देश में इतना इंप्लीमेंट करने का कोशिश करता है, वो नहीं कर पाए। और वहाँ के लोग सभी जो है वो जैसे जर्मनी है वो करते ही नहीं, वो प्रोटेस्ट शुरू कर देते हैं, दिस इज अगेंस्ट आवर राइट एंड ऑल, ऐसा कुछ शुरू कर देते हैं। तो हम एक मॉडल लेकर जा सकते हैं कि देखो हमने ऐसे ऐसे किया है, इंडिया स्टैक को प्रमोट किया जा सकता है। ऑल्दो हमें उस पर भी सारी चीज़ें फोकस करना है, प्रॉपर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, डेटा सिक्योरिटी, ये सब चीज़ें जो है फोकस करना है। और ये भी हमारी जो हम ये इंडियन स्टैक डेवलप भी करेंगे
नए प्रकार के जो प्लेटफॉर्म्स होंगे जो डेवलप भी करेंगे, वो हमारा आगे जाके क्या स्ट्रेटजी है, क्या हमारे वैल्यू सिस्टम्स हैं, वो सब चीज़ों को ध्यान में रखना है। खास तौर से जो वैल्यू सिस्टम इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस डिजिटल टेक्नोलॉजी पर जो ट्रस्ट है, जो डेटा गवर्नेंस हो, उसके प्रति हमारा ट्रस्ट हो, ट्रस्ट जरूरी बहुत है। फ्यूचर जो डिजिटल टेक्नोलॉजी का हो, डिजिटल गवर्नेंस का हो, ट्रस्ट पे ही बेस होगा। मतलब मान लो सरकार भी कोई काम करती है तो आपका ट्रस्ट है, इसी वजह से सरकार काम करती है। तो उसी प्रकार का जो डिजिटल फ्यूचर है, उस डिजिटल फ्यूचर के लिए हमें एक ट्रस्ट वर्दीनेस मेंटेन करना पड़ेगा और आगे बढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट देखते हैं, जीएस पेपर 2 का ये एजुकेशन से रिलेटेड हम टॉपिक इसको इंक्लूड कर सकते हैं। एंड दिस इज द रियलिटी चेक ऑफ फॉरेन यूनिवर्सिटीज। फॉरेन यूनिवर्सिटीज का इट्स अ रियलिटी चेक। मतलब अब इसमें 3-4 पॉइंट्स वो हम ले लेते हैं। अब इसमें इन्होंने बहुत सारे ऐसे डेटा कोड किया, वो हम नहीं यूज़ कर सकते, इतना सारा डेटा नहीं करना है। तो देखो, हायर एजुकेशन एक बड़ा टॉपिक बनता है। देखो, कई टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो बहुत ही कॉमन होते हैं, जैसे वुमेन है, एजुकेशन है, हेल्थ है, ऐसे पॉवर्टी है, ये इनके आर्टिकल्स हैं ना। साइबर इश्यूज़ हैं, बॉर्डर मैनेजमेंट है, तो ये ऐसे इश्यूज़ हैं ना, इनके आप नोट्स अलग से बना के रखोगे ना, 2-2 3-3 बनने में, तो इनमें प्रश्न हर साल मेंस में आता है। तो अगर आपने बढ़िया तरीके से नोट्स बना रखे हैं, बढ़िया, आपको बस रिवाइज करके अपना लिख देना है, पॉइंट्स आपके पास होने चाहिए। नहीं तो वहाँ पे फिर क्या कहानी बनाएंगे, कहानी का नंबर मिलता नहीं है। अब देखो, इस आर्टिकल के अंदर ये चर्चा हुई है कि आपके देश के अंदर जो हम जैसे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी भी फोकस किया गया कि बाहर की यूनिवर्सिटीज़ हमारे देश में आएंगी, और देश में आने के बाद दे विल लाइक अपना कैंपस यहाँ पे सेट करेंगे। अब जैसे मान लो ऑक्सफोर्ड हार्वर्ड है, अब वो तो नॉन प्रॉफिट बेसिस पे वहाँ चलती हैं। मान लो यहाँ पे लेकर आए, नाम ऑक्सफोर्ड हुआ, और पता चला कि वहाँ पे प्रॉफिट बेसिस पे है, भी बहुत ज़्यादा फीस है, क्वालिटी टीचर्स नहीं है, इस टाइप से प्रॉफिट आस्पेक्ट पे वो काम करें, तो ये थोड़ा सा देखना है। यहाँ पे जब फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ को लाया गया तो इसमें 2 कंसेप्ट डाले गए, तो ये ओपिनियन आप जरूर से मेंशन करो। पहला कि बहुत सारे स्टूडेंट्स अब्रॉड जाते हैं, लाइक 7.5 लाख 2022 में गए थे, 4.4 लाख जो है 2021 में गए थे। और इससे क्या होता है कि बहुत सारे, जैसे आप जब बाहर जाओगे तो बहुत सारा पैसा बाहर जाता है आपका एजुकेशन में, लगभग $5.1 बिलियन है, जो कि बहुत ह्यूज नंबर आप कह सकते हो। तो एक बहुत बड़ा मार्केट भी है फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ का। क्यों जाते हैं फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में, गए पढ़ने का। भारत में जैसे एजुकेशन सिस्टम में काफ़ी इंप्रूवमेंट का स्कोप है, कुछ बड़े बड़े इंस्टीट्यूट छोड़ दो तो फिर एजुकेशन में भी, चाहे टीचर्स की क्वालिटी हो या बहुत सारी चीज़ें हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, ये सब चीज़ें इतना इम्प्रूवमेंट नहीं है, उनमें और बहुत सारा इंप्रूवमेंट करने का ज़रूरत है। और हमारे कैंपस में फिर पॉलिटिसाइजेशन भी बहुत है ना। तो वहाँ पे फिर पॉलिटिकल पार्टीज़ का भी कैंपस में काफ़ी एंटर, सबका अपना अपना जो है ये स्टूडेंट यूनियन है, तो वहाँ पॉलिटिक्स और ये सब भी बहुत चलता रहता है। पॉलिटिक्स इन द सेंस पॉलिटिकल स्पेस में भी वहाँ पे चलता रहता है। तो हमें ये देखना है कि हम अपने संस्थाओं को क्या बनाना चाहते हैं, एक पॉलिटिकल स्पेस बनाना चाह रहे हैं या एक एजुकेशनल स्पेस बनाना चाह रहे हैं, देखना है। पहले के टाइम पे चलो जरूरी था, बड़े बड़े लीडर्स आए, बड़े बड़े यूनिवर्सिटी के लीडर बन के, लेकिन अब क्या ये सेम सी चीज़ जरूरत है, क्योंकि आप पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को संवैधानिक स्टेटस दे रखा है। जिनको पॉलिटिकल उसमें अपना फ्यूचर बनाना, आप पीआरआई जो है उसके माध्यम से, मतलब जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन उसके माध्यम से आपका आ सकते हो, लेकिन फिर भी हाई पॉसिबिलिटी है कि हम अपने एजुकेशन सिस्टम को इम्प्रूव करें। अब क्योंकि एजुकेशनल सिस्टम में इतना स्कोप नहीं रहता है हमारे देश के अंदर, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स बाहर जाते हैं, जिनके पास रिसोर्सेस हैं तो वो बाहर भी जाते हैं। सो ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन के अकॉर्डिंग 4.13 करोड़ स्टूडेंट्स हैं हायर एजुकेशन में आपके इनरोल्ड हैं। और अगर पॉलिसी के तहत अगर इवन 50% भी इनरोलमेंट रेशियो 2030 पर टारगेट किया जाए, जो कि 27.3% है, तो द इनटेक ऑफ स्टूडेंट्स विल ऑलमोस्ट डबल इन 15 ईयर्स। मतलब ये कुछ डेटा है, इतने सारे लोग हायर एजुकेशन में हैं, और अगर हम इतना टारगेट करते हैं तो इवन इसमें पार्टिसिपेशन आपका बाहर की यूनिवर्सिटीज़ का भी रहता है, हमारे देश में आते हैं। और लाइक अगर मान लो 100 जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, उसमें से हमने 30-40 को भी टारगेट किया, तो एटलीस्ट 30-40 लोग तो हमारे देश के अंदर ही वो फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ प्रेजेंट है, तो पढ़ेंगे, जो सेम फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ को वहाँ पे जाके टारगेट कर रहे हैं कि ठीक है हम वहाँ पे पढ़ेंगे। और इसमें क्लॉज भी है कि टॉप 500 में आपका होना चाहिए उस यूनिवर्सिटी को, ऐसा नहीं कोई भी यूनिवर्सिटीज़ जो है वो आके कैंपस सेट कर लें। तो इस फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ को कम्पीट अगर करना है, मतलब इंडिया में आके कम्पीट करना है, तो कुछ बातों का भी ध्यान में रखना है। जैसे फीस बहुत ज़्यादा ना कर दे, मान लो आईआईटीज़ की फीस है, इवन फीस अच्छा कर भी दे, मान लो आईएम्स में फीस बहुत ज़्यादा है, लेकिन फिर इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा होना चाहिए, टीचर को पे अच्छा होना चाहिए, टीचर अच्छे होने चाहिए, ये सब है। पे पैकेज जो बच्चा पढ़ के वहाँ से निकलता है वो सारा अच्छा होना चाहिए। तो यहाँ पे इन सब बेसिस पे ही कंपैरिजन हो। ऐसा नहीं हो कि मान लो बाहर से आ रहे हैं तो सिर्फ उनका कंपैरिजन क्या है कि वो बाहर से आए हैं, ठीक है, मुंबई से आया मेरा दोस्त, वो वाली बात नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब ऑक्सफोर्ड से आया मेरा कॉलेज, तो ऐसा नहीं आपका जो है होना चाहिए। तो यहाँ पे ये थोड़ा सा देखना। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स जो अब्रॉड ट्रैवल भी करता है,
अब इसमें कहा गया कि एक ओपिनियन रखा गया कि आप ये कहते हो कि ठीक है बाहर इतने सारे हमारे बच्चे जा रहे हैं पढ़ने, तो वो सिर्फ पढ़ने के लिए जा रहे हैं। वो ये भी कहा गया कि लोगों के पास रिसोर्सेस हैं, वो नया कल्चरल एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं। कई इश्यूज हैं सामाजिक लेवल पे और बहुत सारे इश्यूज हैं जो फेस करते हैं, तो पेरेंट्स भी कहते हैं कि जाओ बाहर पढ़ के आओ, नई चीज़ें सीखो, वहाँ बेटर अपॉर्चुनिटी है, भारत में ये नहीं है वो नहीं, इस टाइप की बातें करते हैं। तो वो बच्चों को भी चांस रहता तो वो भी जाके एक्सपीरियंस करना चाहते। तो कल्चरल एक्सपीरियंस, सांस्कृतिक एक्सपीरियंस भी एक बड़ा फैक्टर। यूएई एक बहुत बड़ा हब है, क्योंकि भारत के बहुत सारे स्टूडेंट्स यूएई में भी जाके पढ़ते हैं। तो वहाँ पे भी 10 साल का मतलब वो सिर्फ पढ़ने जाए तो 2 साल में पढ़ के आ सकते हैं, बट वो कल्चरल एक्सपीरियंस भी एक फैक्टर होता है। तो 10 साल का वीज़ा मिल जाता है एक्सेप्शनल स्टूडेंट्स को, जो है 10 साल का वीज़ा आपका मिल जाता है। तो ये चीज़ भी हमें देखनी है। नेक्स्ट देखते हैं, अंडरस्टैंडिंग द सऊदी ईरान, ये आपका एग्रीमेंट हुआ है। अच्छा, इस पर मैंने कल डिटेल में पूरा एक्सप्लेनेशन आपको किया था। अब इसमें कुछ पॉइंट्स हैं वो हम लोग डिस्कस करते हैं कल के सेशन के अंदर, पूरा डिटेल में आई हैव एक्सप्लेन्ड। बिफोर आई स्टार्ट, एक बार कमेंट सेक्शन में आप लोग ये बता दो कि टेलीग्राम चैनल का जो मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालता हूँ पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए, क्या वो वर्क नहीं करता है? आप एक बार सर्च करना सौरभ पांडे अनअकैडमी, ठीक है, या फिर एसपी लाइव करंट अफेयर्स। एक में आंसर पोस्ट करो, दूसरे मतलब दोनों में आंसर, एक में आंसर पोस्ट करो और पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। सौरभ पांडे अनअकैडमी और एसपी लाइव करंट अफेयर्स, इसमें आप अपने आंसर को भी पोस्ट कर सकते हो और जो है एक प्रकार से आंसर और पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। माइंड मैप भी आपके शेयर हो जाते हैं और भी कई चीज़ें आपको शेयर होती हैं। तो एक बार कमेंट सेक्शन में जस्ट लेट अस नो, क्या आप जो है उसको डाउनलोड नहीं कर पा रहे हो या फिर वो ओपन नहीं हो रहा है? कल किसी बच्चे ने कमेंट भी किया था कि सर आपको चैनल ओपन, टेलीग्राम चैनल ओपन नहीं होता। जस्ट लेट अस नो, क्या यह ओपन नहीं हो रहा? क्योंकि लिंक तो डाला हुआ है, तो ओपन क्यों नहीं हो रहा है, एक ये है। दूसरा, आज 9 बजे से जो हमारे प्रीलिम्स बूस्टर सुबह 7 बजे होती है, वो कंप्लीट हिंदी में आएगा, ठीक है। कंप्लीट हिंदी में आपको मिल जाएगा, तो वो आप लोग जरूर से गो थ्रू हो। तो हिंदी में है, शेयर करो जो आपके हिंदी माध्यम से बच्चे हैं, तो पूरा वो टॉपिक्स जो हैं आपको हिंदी में मिलें, कंप्लीट हिंदी में। जैसे सुबह 7 बजे वाला होता है, उसी तरह के टॉपिक्स जो होते हैं आईएएस के, वो आपके कवर होंगे शाम को 9 बजे से, आप उसको देख सकते हो, ठीक है। एक तो ये है, टाइमिंग शायद 9 बजे है या 7 बजे है, एक बार मैं आपको अपलोड करके लिंक शेयर कर दूंगा ग्रुप में, आप लोग देख लेना। युवा इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब भी जरूर से करें, ये भी आप ध्यान रखें। कल एक मैंने आपके लिए जैसे 2024 की क्या आपकी स्ट्रेटजी होना चाहिए, उस पर भी एक वीडियो आप लोग के लिए क्रिएट किया है। 2024 क्या आपकी स्ट्रेटजी, क्या एक वीडियो भी आएगा कि पूरे के पूरे जो अमेंडमेंट्स हैं ना, सारे के सारे अमेंडमेंट एक वीडियो के अंदर आ जाएगा, ऑडियो नोट्स होंगे, तो फटाफट कान में लगाओ, सुनो, सारे अमेंडमेंट्स पूरा डिटेल उसका है उसमें, ठीक है, वो भी आपका आ जाएगा। और आज करंट अफेयर्स का मॉक उसको अटेम्प्ट करना 11:30 बजे है, ठीक है। तो लेट्स सी, आप लोग अपना स्कोर कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना, ठीक है। सो लेट्स सी, अभी ये जो एग्रीमेंट हुआ है, कल कंटेक्स्ट मैंने आपको इसका पूरा दिया था कि तो चाइना और इसमें आप कह सकते हो कि सऊदी अरेबिया, चाइना, इनके बीच का एग्रीमेंट, सॉरी, सऊदी अरेबिया ईरान के बीच का एग्रीमेंट था, चाइना ने उसमें मध्यस्थता की। अब जो एग्रीमेंट हुआ इसका पूरा कंटेक्स्ट कल मैंने आपको प्रोवाइड किया था। अब इसमें क्या आपका हाईलाइट किया गया है, पहली चीज़ इसमें ये हाईलाइट की गई है, पहला इसमें है कि दोनों के बीच में है कि जैसे मान लो ये हाउतीज जो बार बार सऊदी अरेबिया में अटैक करते हैं, हाउतीज भी क्या सियाज हैं यमन के, तो उनको कंट्रोल करना, भैया आप जो है सऊदीज में ऐसा जो है अटैक मत करो। दूसरा, सऊदी अरेबिया ने भी कई लेवल पे, जैसे फारसी न्यूज़ चैनल है जो कि क्रिटिकल है ईरानी रिजीम का, तो उसमें मतलब उसमें भी कंट्रोल करने की जो है बात की है सऊदी अरेबिया ने कि ठीक है हम इस पे कंट्रोल आपका करेंगे। दोनों देशों के जो फॉरेन मिनिस्टर ने एग्री किया है कि ठीक है हम जो है अपने एक दूसरे के देश में जो एम्बेसीज है वो सेट करेंगे। चाइना प्लान कर रहा है कि जो गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल है, इनकी जो ये कंट्रीज़ है जिसमें सऊदी अरेबिया, यूएई, कतर, बहरीन, जीसीसी और ईरान की मीटिंग अपने देश में कराएगा, तो दोनों के बीच में थोड़ा सा और अंडरस्टैंडिंग बनेगी। फिर सऊदी अरेबिया ईरान तक क्यों रीच करना चाहता है, इसके पीछे क्या रीज़न है? अब इसमें देखो जो पूरा बदलाव हो रहा है, देखो यूएस चला गया, यूएस की प्रायोरिटी बदल चुकी है। यूएस जो है, एक तो वो यूक्रेन वॉर पे फोकस्ड है, मतलब रशिया की तरफ है। दूसरा, वो इंडो पैसिफिक पे फोकस्ड है, जो चाइना को कंट्रोल करना है। यूक्रेन में रशिया को तरफ वो फोकस्ड है, तो उसका पूरा फोकस जो है वेस्ट एशिया से रिड्यूस होगा, तो एक वैक्यूम क्रिएट हुआ है। क्योंकि वेस्ट एशिया में उसे एनर्जी की जरूरत है नहीं, क्योंकि देश जो है वो रिन्यूएबल की तरफ जा रहे हैं। और दूसरा जो है जो भी ऑयल, नेचुरल गैस है उसका, उसके पास अल्टरनेटिव यूएस के पास है, तो उसको इतना ज़रूरत लग नहीं रही है। तो वो थोड़ा इंडो पैसिफिक और यूक्रेन की तरफ जो है वो प्रोसीड करना चाहता है, और इसी वजह से उसका फोकस भी इन्हीं जगहों पे हो गया है। अब जो वैक्यूम क्रिएट हुआ है, तो उसमें चाइना
अपना स्पेस ढूंढ रहा है, रशिया अपना स्पेस ढूंढ रहा है, और ये देश भी आपस में थोड़ा सा डिसाइड कर रहे हैं कि चलो एक काम करते हैं, अपने देश के अंदर इन्वेस्टमेंट हमें लेकर आना है, और अगर इस प्रकार की स्थिति होगी हम आपस में लड़ते रहेंगे तो कोई आएगा नहीं, ज़्यादा लोग नहीं आएंगे। और इसी को ध्यान में रखते हुए इसराइल यूएई ने अपने रिश्ते को जो है अच्छा करने का प्रयास किया। इवन इसराइल अरब कंट्रीज़ ने अपनी पार्टनरशिप को रीओपन किया। 2021 में सऊदी अरेबिया यूएई जो है वो कतर पे जो ब्लॉकेड कर रखा था, जो एक टेंशन चल रही थी कतर के साथ, उसको भी ख़त्म करने का प्रयास किया है। इसमें सऊदी अरेबिया और इसराइल के बीच में जो एग्रीमेंट है उस पर भी यूएस ने प्रयास किया। तो यहाँ पे जैसे अब्राहम अकॉर्ड जो साइन किया गया था, तो उसमें भी आप देख सकते हो कि उसमें भी यूएस का एक रोल था, डोनाल्ड ट्रंप जो प्रेसिडेंट थे उनका एक रोल था। लेकिन यूएस का जो इस एरिया को डीप्रायोरिटाइज किया गया, मतलब तो प्रायोरिटी की लिस्ट में उनके नहीं रहा है, इस वजह से एक बहुत बड़ा आप कह सकते हो कि वैक्यूम क्रिएट आपका हुआ है, और इस वजह से देश भी अपने जो फॉरेन पॉलिसी है उस पर भी बदलाव जो है वो करना चाह रहे हैं। चाइना और ख़ास तौर से रशिया की बात करें, वो अपने प्रेजेंस को यहाँ बढ़ाना चाहते हैं। अब यूएस की अगर बात किया जाए तो यहाँ पे यूएस की बात किया जाए तो यूएस खुद प्रेजेंट नहीं होना चाहता, लेकिन यूएस ये चाहता है कि ठीक है कुछ हम अपने, जैसे मान लो इसराइल के साथ यूएस के रिश्ते अच्छे हैं, उसके माध्यम से तो इसराइल और अरब वर्ल्ड के बीच अगर एक अच्छा रिश्ता बन जाए तो उसमें फिर इस रीजन के अंदर अपने प्रेजेंस को यूएस मेंटेन करके रख सकता है। और इसी वजह से उसने अब्राहम अकॉर्ड भी साइन किया था, जैसे जिसमें यूएई, सऊदी अरेबिया सब लोग थे। और इवन सऊदी अरेबिया ने थोड़ा सा, उसने काफ़ी हेजिटेंट किया था इसराइल के साथ अपना रिश्ते बनाने, क्योंकि ईरान सऊदी अरेबिया बिकॉज ऑफ द पैलेस्टीन इशू एक डिफरेंस मेंटेन रखते हैं इसराइल के वजह से। दूसरा, ईरान क्यों इसको एक्सेप्ट करना चाहता है? देखो, ईरान के पास ज़्यादा ऑप्शंस है नहीं। पहला तो आइसोलेशन, इकोनॉमिक सैंक्शन फेस कर रहा है, यूएस के साथ उसके रिश्ते अच्छे हैं नहीं। अगर सारा टेंशन चलता रहेगा, सऊदी अरेबिया के साथ भी टेंशन चलता रहेगा, तो उसे काफ़ी सारे इकोनॉमिक रिसोर्सेज चाहिए। और साथ में अगर चाइना की बात नहीं करेगा, मानेगा, तो चाइना जो इन्वेस्टमेंट करना चाहता है वो भी नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे क्या है, ये सब जो बातें हैं ये ईरान को फोर्स कर रहा है कि ठीक है, चाइना के द्वारा जो मीडिएट किया गया उसको हम जो है फॉलो करते हैं। चाइना की बात करें, चाइना को इस डील से क्या मिलेगा? चाइना को क्या मिलेगा? देखो, चाइना सऊदी ऑयल, मतलब चाइना एक ऐसा देश है जहाँ पे सऊदी अरेबिया से काफ़ी ये लोग ऑयल भी लेते हैं, साथ में ईरान के साथ भी बड़ा ट्रेड पार्टनर है। तो दोनों के साथ इसको, मतलब ये एक ऐसी पोजीशन में जिन दोनों के साथ इसके रिश्ते बढ़िया है। तो ऐसी स्थिति में क्या है, दोनों के साथ इसको बना के रखनी चाइना को। उसको पता है कि अगर दोनों के बीच में टेंशन हुआ, कोई दिक्कत हुई, तो क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एनर्जी को इंपोर्ट करता है, ऑयल और इन सबको बहुत इंपोर्ट करता है इन देशों से, तो फिर उसकी एनर्जी सिक्योरिटी विल बी अफेक्टेड, उसका ग्रोथ डेवलपमेंट अफेक्ट होगा। तो इस वजह से वो चाहता है कि यहाँ पे अपना एक जो प्रेजेंस है वो उस प्रेजेंस को मेंटेन करके रखे, ऐसा चाइना का सोचना है। इस एग्रीमेंट के माध्यम से वो एक ये जरूर से फोकस करेगा। दूसरा ये भी है कि देखो, एक तो इस रीजन में स्टेबिलिटी होगी, चाइना ने अगर मीडिएट किया तो इस रीजन में चाइना अपना प्रेजेंस को भी बढ़ाएगा, यूएस की जगह चाइना अपना प्रेजेंस रखेगा, तो एक कंटिन्यूटी उस रीजन में बनेगी, चाइना से होते हुए पूरा आपका पाकिस्तान, अफगानिस्तान और वेस्ट एशिया तक का जो रीच है वो भी आपका बढ़ेगा। नेक्स्ट देखते हैं, इंडिया रिमेन्स वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ आर्म्स, सिप्री रिपोर्ट ने आपका हाईलाइट किया है। अच्छा, आज करंट अफेयर का मॉक टेस्ट आपका शेड्यूल्ड है 11:30 बजे, ऑलरेडी जो है वीडियो क्रिएटेड है, देख लेना, मेरी ही वॉइस में है, आई हैव गिवन द क्वेश्चन। तो आपका जो उसमें कट ऑफ मैंने रखी है 60%। अपना स्कोर कमेंट सेक्शन में ईमानदारी से बताना, क्वेश्चन पढ़ना, पॉज करना, आंसर देना, और फिर आंसर देख के अपना जो भी बताना, ठीक है? तो ये जरूर से करना, चाहे आप उसको फास्ट फॉरवर्ड करके करो, कैसा भी करो, बट मॉक टेस्ट जरूर से आपको अटेम्प्ट करना है, चाहे आप 23 की तैयारी कर रहे हो या 24 की तैयारी कर रहे हो। दूसरा, ये क्वेश्चन बेस्ड है प्रीलिम्स बूस्टर सीरीज पे, जो सुबह 7 बजे होती है ना, उसी पर बेस्ड है। तो अगर आपने बढ़िया से रिवाइज किया तो आप आंसर कर पाओगे। अब कहीं आप वन लाइनर टाइप चीज़ें खाली पढ़ रहे हो और सही से कंटेंट कवर नहीं कर रहे हो, तो भी आपका स्कोर, क्योंकि देखो बहुत हाई लेवल के प्रश्न भी हैं, साइंस के भी प्रश्न देख लो ना, इससे साइंस के भी बढ़िया प्रश्न आपके उसमें मिलेंगे, बढ़िया प्रश्न, ज्योग्राफी के भी बढ़िया प्रश्न आपको मिलेंगे, और कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन बेस्ड भी प्रश्न आपको मिलेंगे। 11:30 बजे आपको ऑलरेडी शेड्यूल्ड है, आप जाके देख सकते हो। सो इंडिया रिमेन्स वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ द आर्म्स, सिप्री रिपोर्ट ने कहा है। डिफेंस के अंदर हम इसको इंक्लूड कर सकते हैं। तो वर्ल्ड लार्जेस्ट आर्म इंपोर्टर 5 साल के पीरियड में 2018 से 22 से, ऑल दो जो इंपोर्ट है उसमें रिडक्शन आया। देखो, रिडक्शन तो आया, ये लाइन याद रखना, रिडक्शन आया है 11% का, लाइक ड्रॉप्ड बाई 11% बिटवीन 2013 से 25 एंड 2018 से 22 तक, 2013 से 17 तक, 2018 से 22 तक, तो ड्रॉप तो आया है, लेकिन फिर भी हम वर्ल्ड के लार्जेस्ट आर्म इंपोर्टर हैं, ठीक है? सो स्वीडिश जो थिंक टैंक है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, उसने ये रिपोर्ट में ये बात कही है। रशिया लार्जेस्ट सप्लायर्स है आर्म्स का 2013 से 22 तक का, और
टोटल जो इम्पोर्ट है उसका रिड्यूस हुआ है लाइक 64 से 45%। फ्रांस सेकंड लार्जेस्ट सप्लायर आपका है। सिप्री ने ये भी कहा है कि टॉप 10 जो आर्म्स एक्सपोर्टर्स हैं 2018 से 22 तक, इंडिया बिगेस्ट आर्म एक्सपोर्ट मार्केट है 3 कंट्रीज के लिए, रशिया, फ्रांस और इसराइल के लिए, और सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्ट मार्केट है साउथ कोरिया के लिए। इंडिया जो है थर्ड लार्जेस्ट मार्केट साउथ अफ्रीका के लिए है। इंडिया वाज आल्सो द थर्ड लार्जेस्ट मार्केट फॉर साउथ अफ्रीका विच वाज रैंक 21 इन द लिस्ट ऑफ आर्म्स एक्सपोर्टर्स। ठीक है, तो ये भी एक यूनिक सी बात है कि इंडिया वाज आल्सो द थर्ड लार्जेस्ट मार्केट फॉर साउथ अफ्रीका। इंडिया वाज आल्सो थर्ड लार्जेस्ट मार्केट फॉर साउथ अफ्रीका। ठीक है, तो यहाँ पे सेम पीरियड में इंडिया रिमेन द लार्जेस्ट आर्म्स इंपोर्टर फॉलोड बाय सऊदी अरेबिया। इसी पीरियड में लार्जेस्ट आर्म्स इंपोर्टर सऊदी अरेबिया के बाद रशिया 45% इंडिया के इंपोर्ट के लिए रेस्पॉन्सिबल, उसके बाद फ्रांस, और इसके बाद ये लाइन जरूर से याद रखना कि सबसे ज़्यादा हम आर्म्स लेते हैं रशिया से, फिर फ्रांस से और फिर यूएस से। ये लाइन इस पे प्रीलिम्स का प्रश्न बन सकता है। इंडिया थर्ड लार्जेस्ट आर्म्स सप्लायर भी है म्यांमार को, म्यांमार में रशिया और चाइना के बाद लगभग 40% और म्यांमार के इंपोर्ट से। फिर 11% जो शेयर है टोटल आर्म्स इंपोर्ट्स का, इंडिया वाज द वर्ल्ड बिगेस्ट इंपोर्टर ऑफ मेजर आर्म्स 2018 से 22 की बात करें। ठीक है, और अपनी पोजीशन हमने रिटेन की है, लेकिन ऑल्दो थोड़ा सा रिडक्शन जरूर से हुआ है, 11% का रिडक्शन है। और रिडक्शन की बात करें तो एक तो वो जो प्रोक्योरमेंट प्रोसेस है वो थोड़ा सा बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, साथ में हमने खुद से भी कई चीज़ें बनाना शुरू की, इस वजह से ड्रॉप देखने को आपका मिला है। नेक्स्ट देखते हैं ऑस्कर अवार्ड, तो एक बहुत अच्छी न्यूज़ भी हमारे लिए, तो आप सभी को अब तो पता भी हो गया होगा। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, तो आपकी जो मूवी नाटू नाटू है और एक द एलिफेंट विस्पर्स, इसको ऑस्कर मिला भारत की तरफ से। ये दो, एक डॉक्यूमेंट्री है, एक मूवी का सॉन्ग है, वो मिला है। उसके अलावा देखो ये सररियल स्काई फाई फिल्म एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस डोमिनेटेड द ऑस्कर, इसको ऑस्कर मिला है। और बेस्ट डायरेक्ट मतलब कई सारी कैटेगरी में इसको ऑस्कर मिला है, लगभग आई थिंक 7 के आसपास ऑस्कर मिले हैं। अब इसमें डायरेक्ट किया गया है डैनियल क्वान, डैनियल स्नेड। अब ये तो देखो सब आप पढ़ लेना, इसमें कुछ समझाने का नहीं है। माइकल वो मलेशियन बिकेम द फर्स्ट एवर एशियन वुमेन टू विन बेस्ट एक्ट, ये थोड़ा फैक्ट याद रख लेना। ठीक है, ये स्टेट लेवल के एग्जाम अगर आप देते हो तो उसमें इंपॉर्टेंट है। वियतनामी बॉन्ड की हु क्वान, उन्हें बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर, और जेमी ली कर्टिस जो है बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है। ब्रेंडन फ्रेसर बेस्ट एक्टर फॉर प्लेइंग मॉर्बिडिटी ओबीस टीचर, व्हेल कैपिंग रिमार्केबल करियर कमबैक। ठीक है, उसके बाद ऑल क्वाइट ऑन वेस्टर्न फ्रंट नेटफ्लिक्स की जर्मन लैंग्वेज वर्ल्ड वॉर ड्रामा, उसे सेकंड प्लेस मिला है चारों अवार्ड्स में। नावल्नी करके है, उसे बेस्ट डॉक्यूमेंट्री में मिला। तो ये थोड़ा सा फैक्ट्स खुद से देख लेना, इसमें मतलब ये तो सब आपको पता ही होगा। ये अभी अब मैं डाल दूंगा, ये तो कल ही का है। तो बेस्ट आंसर है, तो बेस्ट आंसर कम्युनिटी पोस्ट में आपको मिल जाएगा जो है बेस्ट आंसर। ठीक है, तो आपको अपने आंसर पोस्ट करना सौरभ पांड्या अनअकैडमी टेलीग्राम चैनल पे। और एक बार ये जरूर से बताओ कि क्या आप लोग जो टेलीग्राम चैनल का लिंक है उसको क्लिक कर पा रहे हो क्या, और क्या वो ओपन हो रहा है क्या, जस्ट लेट अस नो, है ना। क्योंकि सौरभ पांड्या अनअकैडमी टेलीग्राम चैनल पे आपको अपने आंसर को पोस्ट करना है। आईएएस की तैयारी कर रहे हो तो अनअकैडमी से आपको जरूर से जुड़ना है। अनअकैडमी की वेबसाइट पे जाओ, unacademy.com, यूपीएससी सीएससी सेलेक्ट करो और कोड डालो SPLIB और आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे द्वारा भी कोर्स चल रहा है, एडवांस कोर्स साइंस एंड टेक्नोलॉजी का। आज क्लास है 9 बजे आपकी क्लास है, तो उसको मिस नहीं करना है। इसके अलावा जब आप अनअकैडमी से जुड़ते हो तो सारे जितने भी कोर्सेज टॉप एजुकेटर्स के सबको आप एक्सेस कर सकते हो। जैसे बैच कोर्स चल रहा है, 16 तारीख से आपका कोर्स आने वाला है 2024 की, अगर आप तैयारी कर रहे हो। ये सब चीज़ें आप जरूर से ध्यान रखें। ये प्रश्न मैंने आपको स्टार्टिंग में दिया था, कमेंट सेक्शन में आप अपना आंसर बता दो। और टारगेट मीन्स 2023 का ये प्रश्न है, तो सौरभ पांड्या अनअकैडमी टेलीग्राम चैनल पे आपको अपने आंसर को पोस्ट करना। तो स्टार्टिंग में मैंने आपको प्रश्न दिया था, व्हाट इंपैक्ट चेंजिंग वर्ल्ड ऑर्डर एंड चेंज इन जियो पॉलिटिक्स ऑफ वेस्ट एशिया विल हैव ऑन इंडिया। तो आप इसको लिखो, अपने आंसर को सेंड करो। जो है ये चैनल है सौरभ पांडे अनअकैडमी टेलीग्राम चैनल है, और PDF भी आप SP लाइव करंट अफेयर टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ठीक है, नीचे जो है उसमें दिया हुआ, तो आप लोग फॉलो करें। सो इस आज के लिए इतना ही। आई होप ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। मॉक टेस्ट जरूर से अटेम्प्ट करना 11:30 बजे वाला। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।